हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें अपन पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसके 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो अपन पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। यानी इसके अंदर अपन जो चीजें पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे राजस्थान का जल संसाधन और संरक्षण, जिसमें नदियां, झीलें वगैरह, तालाब वगैरह जो आता है, यानी राजस्थान का अपवा तंत्र अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी लाने वाला हूं, वो भी चैप्टर वाइज। और हर एक चैप्टर के फिनिश होने के बाद उसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेके आने वाला हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएं। अगर अपन इस चैप्टर में देखें, चैप्टर नंबर 7 में, तो जल संसाधन के बारे में सबसे पहले यह दे रखा है कि जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। मैं आपको पूरा बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, कोई शॉर्टकट यहाँ पे अपन चलने वाले नहीं है। आगे बोल रहा है कि जल का उपयोग पेयजल है, दैनिक घरेलू कार्य है, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के जितने भी स्रोत है ना वो सारे के सारे आपके जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के प्रमुख जल स्रोतों में झीलें, नदियां, बांध, नहरें, तालाब, कुएं, जलकूप, ये आदि सारी चीजें आती हैं। तो इस अध्याय में अपन राजस्थान का जल संसाधन और वहां के जो अपवा तंत्र है ना उसका अपन अध्ययन करने वाले हैं। आगे चलते हैं, उसमें आता है आपका अपवा तंत्र। तो राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में तो वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धरातलीय बनावट एवं भूगर्भिक संरचना के आधार पर नदी व उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था को अपवा तंत्र कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई नदी है, जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी निकल के यमुना की तरफ जा रही है, तो उसमें यहाँ से बनास और यहाँ से काली सिंध, पार्वती, जितनी भी जो नदियां मिलने वाली है ना, ये सारा का सारा ना चंबल का अपवा तंत्र है। यानी खुद की वो खुद मेन रिवर है वो, और उसकी जितनी सहायक नदियां है ना वो सब मिलके जो एक एरिया में पूरे में है ना जो नदियां बहती हैं वहां से जल लेके आती है ना, वो सारा का सारा उस नदी का अपवा तंत्र होता है। उसके बाद यहां दे रखा है कि दो अपवाह तंत्र है ना उनके मध्य स्थित जो उच्च भूमि है ना, उस जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसको जल विभाजक कहते हैं। यानी जल विभाजक का मतलब होता है जल को बांटना, मतलब एक ऐसी ऊंचाई या ऐसी ऊंची संरचना जहां से जल है ना वो दो दिशाओं में डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अपनी अरावली पर्वतमाला, यहां से अपन जो जाएंगे ना इधर पश्चिम की तरफ, ये सारा आपका अरब सागर में आएगा, और जो पूर्व की तरफ जाएंगे ना वो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। तो जल विभाजक बोलते हैं, जल का विभाजन करते हैं ना उनको। यहाँ पे दे रखा है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला प्रमुख जल विभाजक रेखा है। यह भी मतलब यहाँ पे क्या है कि नदियां है ना ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब सहायक नदियां कौन सी होती हैं? सहायक नदियां वो होती हैं जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी में मिलती हैं, और बड़ी नदी आगे जाके एक दूसरी बड़ी नदी में मिलती है या डायरेक्ट समुद्र में मिलती है। तो सहायक नदियां छोटी नदियां होती है ना उनको बोलते हैं। और अरावली पर्वतमाला है ना अपना, वो अपना जल विभाजक का यहाँ पे कार्य करता है। आगे अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो अपवा तंत्र है ना उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। यानी एक है आपकी बंगाल की खाड़ी का, एक अरब सागर का, और एक है आपका आंतरिक अपवा तंत्र का। 3 भागों में बांट दिया। ये यहाँ पे राजस्थान का मैप दे रखा है। इसमें देखो यहाँ पे आपके ना अरावली पर्वतमाला ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो पश्चिम की तरफ नदियां निकल रही है ना वो आपके आएंगे अरब सागर में। पूर्व की तरफ जो नदियां जा रही है ना, जो यहाँ से जो भी निकल रही है वो सारी के सारी आपकी आएगी बंगाल की खाड़ी में। और जो नदियां यहाँ से निकलने के बाद जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं और यहीं पे रेत के टिल्लों में या भूमिगत हो जाती हैं, वो आपकी आती हैं आंतरिक अपवा तंत्र ना उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखो आगे दे रखा है कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है ना उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बहने वाली जैसे बनास है, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में मिलती हैं, क्योंकि चंबल है वो अरावली से नहीं निकलती है, चंबल है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसमें जो है नदियां है ना ये सारी के सारी इसमें मिलती हैं। चंबल नदी है वो आगे यमुना में मिलती है, यमुना नदी है वो आगे गंगा में मिलती है। अंततः गंगा का जल है ना वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इसलिए नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। यानी जो नदियां, आप सीधा सीधा ये याद रखो कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है ना उनको बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। उसके बाद आगे दे रखा है इसके अंदर देखो अरब सागर और आंतरिक अपवा तंत्र है ना उसके बारे में ये दे रखा है कि अरब सागर वाला जो है ना वो ये है कि अरावली के पश्चिमी भाग उसमें बहने वाले जैसे माही है, लूणी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है,
और उनकी सहायक नदियां अरब सागर में जाती हैं। अब यहाँ पे जो माही नदी है ना, ये अरावली से नहीं निकलती है, लेकिन इसके अंदर जो मिलने वाली सहायक नदियां है ना, वो आपकी अरावली से निकलती हैं। तो ये सारे के सारे जो नदियां है ना, ये सारी जाती हैं आपकी अरब सागर के अंदर। तो ये हो गया आपका अरब सागर का अपवाह तंत्र। उसके बाद में आता है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदियां जो समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं तथा स्थल भाग या झीलों में ही समाप्त हो जाती है। या तो किसी स्थल भाग होता है, रेत के मिट्टी के टीले जो भी होते हैं, या तो उनमें समा जाती है, या कोई झील होती है बड़ी, उसमें जाके गिर जाती है। तो वो आता है आपका आंतरिक अपवाह तंत्र। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंथा। बाणगंगा यहाँ पे जाके यमुना में मिलती है, लेकिन वो भी भारी वर्षा होती है ना, तब जाके मिलती है। वरना अगर हल्की वर्षा होती है तो बाणगंगा भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस हिसाब से एनसीईआरटी ने इसको इस कैटेगरी में शामिल किया है। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो बाणगंगा को याद रखना कि इसको ना आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल कर रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, राजस्थान की जो प्रमुख नदियां है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो, राजस्थान की सबसे पहले जो नदी दे रखी है ना, वो दे रखी है आपकी चंबल। चंबल नदी का उद्गम होता है ना, वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। आप पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठिए, शॉर्ट नोट्स है ना वो बना लीजिए, ताकि आपको एनसीईआरटी बार बार ना पढ़नी पड़े, ना आपको बार बार किसी के वीडियो देखने पड़े। आप वहीं से आप अपना वीडियो ना देख के अपने जो नोट्स है वो उठाओ और रिवीजन करो। हाँ, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखो या कहीं चैप्टर में पढ़ो। तो यहाँ पे दे रखा है चंबल नदी है ना, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है वहां से निकलती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र बारहमासी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर राजस्थान की पूछे ना, तो वो यही है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। अब देखो, जो आपका मैप दे रखा है ना, ये देखो मैप में देखो, ये मध्य प्रदेश से आती है, और जो आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ से आती है और फिर आपकी कोटा होती हुई बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है। उसके बाद ये सवाईमाधोपुर जाती है, सवाईमाधोपुर से करौली, धौलपुर जाती हुई ये आगे यमुना में मिल जाती है। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर इन इसमें राजस्थान में वो प्रवेश करती है। इसके बाद कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और इसके प्रमुख सहायक नदियां अगर देखा जाए तो उसमें बनास है, बेड़स है, आपकी काली सिंध है, पार्वती है, कोठारी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सहायक नदी वाला है वो भी पूछा हुआ, बनास वाले हैं वो भी पूछे हुए। तो आप अपवाह तंत्र में ये नहीं कर सकते कौन क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन है ना वो आपके पूछे हुए हैं यहाँ पे। और ये सारी चीजें जो डिटेल है ना, वो एनसीईआरटी में आपकी दे रखी है। उसके बाद आगे इसके बारे में दे रखा है बनास नदी। बनास नदी के बारे में देखो क्या दे रखा है कि बनास नदी का उद्गम होता है ना, वो राजसमंद जिले के खमनौर की जो पहाड़ियां है ना, वहां से होता है। ये आपका राजसमंद जिला मैप में देखो, यहां से होता है। राजसमंद के बाद ये चित्तौड़गढ़ में जाती है। यहां से देखो चित्तौड़गढ़ मैप में देखो, चित्तौड़गढ़ से राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, थोड़ा सा अजमेर का आता है, और फिर टोंक, टोंक के बाद आती है आपकी सवाई माधोपुर। ये देखो ये ऐसे जाती है। ये देखो यहाँ पे राजसमंद, राजसमंद हुआ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, फिर आपकी थोड़ा सा अजमेर, टोंक, और आपका इसमें आ जाता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जाके ये मिल जाती है आपकी चंबल नदी के अंदर। सवाई माधोपुर के निकट रामेश्वरम जो स्थान है ना, उसमें चंबल नदी में मिल जाती है। ये मौसमी नदी है और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे आपको राजस्थान की सबसे लंबी नदी मैंने बताई थी चंबल, और बिल्कुल राइट आपने जगह, वो गलत नहीं है। लेकिन राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली अगर कोई लंबी नदी है ना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो आता है आपका बनास का नाम आता है वहां पे। इसकी लंबाई है टोटल 480 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अगर देखा जाए ना, तो मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, जिनको अपन आगे की जो बुक्स आएंगे ना, आगे की जो क्लास आएंगी, उनमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सहायक नदियां हैं और सहायक नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से डैम है। यहाँ अपन क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो चैप्टर में जितनी जो डिटेल दी हुई है ना, उतने अपन पढ़ पाएंगे, वरना अपना चैप्टर की जो लेंथ है ना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 480 किलोमीटर, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और आपकी आती है लूनी नदी। यहाँ पे देखो, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी का जो उद्गम होता है ना, वो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ है ना, उसके निकट से होता है। यह अजमेर, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहती है, और फिर आपका जो कच्छ का रण है ना, उसके अंदर जाके ये विलुप्त हो जाती है। बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है, और इसके बाद ये खारा हो जाता है। खारी मीठी नदी, कहाँ तक इसका नदी का पानी है ना वो मीठा रहता है। अजमेर में बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ कौन सी नदी के कारण आती है। ये ऐसे क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछे गए हैं। और अब यहाँ पे है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट बेस पे पूछे जाते हैं।
तो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देखो, जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया, ये सारी की सारी जो नदियां है ना, ये आपकी लूणी की सहायक नदियां। और लूणी आपकी अजमेर से निकलती है, अजमेर से नागौर, नागौर से आपका ब्यावर इधर होता हुआ पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और फिर आपका कच्छ के रण में चली जाती है। ये देखो मैप के अंदर, मैप मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको चीजें है ना वो माइंड माइंड में मतलब फिट बैठ जाए, याद हो, आपको रटने वाली चीजें आपके पास में ना आए। उसके बाद आती है आपकी माही नदी, बाणगंगा और घग्गर, ये तीन नदियां आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन माही नदी के बारे में। इसका जो उद्गम होता है ना वो होता है आपका मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है ना, वहां से होता है। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहती है। ये देखो नीचे मैप में देखो, इधर से एंटर होती है बांसवाड़ा और फिर आती है आपके डूंगरपुर और ऐसे वी आकार बनाती हुई वापस गुजरात के अंदर चली जाती है। ये आगे ये खंबात की खाड़ी है ना, उसके अंदर अपना जल ले जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अगर देखा जाए तो सोम और जाखम। यहाँ पे जो सोम और जाखम जो दे रखा है ना, वो ये दे रखा है कि मेन इंपोर्टेंट नदियां हैं ये, जबकि छोटी छोटी और भी नदियां हैं वो अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अनास वगैरह है, बहुत सारी हैं, अनास, चाप, मोरेल वगैरह खूब सारी नदियां हैं। उसके बाद दे रखा है आपका बाणगंगा के बारे में। इसका उद्गम है ना वो जयपुर संभाग का जो कोटपुतली बहरोड क्षेत्र है ना, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहां से होता है, अरावली की पहाड़ियों से। भरतपुर क्षेत्र में सिंचाई है तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। यानी ये आपकी कोटपुतली बहरोड वहां से होती है, जयपुर आती है, जयपुर से फिर आती है आपकी दौसा, और दौसा से ये भरतपुर होती हुई आगे हरियाणा फतेहाबाद में जाके आपके क्या करती है ये उसके बाद जाके फतेहाबाद में जाके और ये यमुना में मिल जाती है। यानी ये हरियाणा में विलुप्त भी हो जाती है। अगर भारी बारिश नहीं आती है ना तो ये भरतपुर तक पहुंचती है, या ज्यादा जोर लगाएगी तो हरियाणा तक पहुंच जाएगी, है ना, उसके बाद आगे नहीं जा पाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदी है ना उसमें शामिल कर रखा था। तो ये आपकी बाणगंगा नदी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद आते हैं आपकी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी है ना वो सबसे पहली बात तो अंतःप्रवाही नदी है, इसको ये बोला जाता है अंतःप्रवाही नदी, और ये बात सही भी है। इसका जो उद्गम होता है ना वो हिमाचल प्रदेश से होता है, शिवालिक श्रेणी है ना वहां से। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ है ना वहां से प्रवेश करती है और श्रीगंगानगर क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है, और ज्यादा अगर बारिश होती है तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है। यहाँ से देखो ऊपर देखो मैप में देखो, ये हनुमानगढ़ से जाती है गंगानगर और ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो ये नदी है आपकी घग्गर नदी। इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसी को अपन दृष्टद्वैती नदी है वो भी कहते हैं। मतलब ये अवशेष माने जाते हैं कि ये जो नदी है ना ये आपकी जो प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी ना उसका अवशेष है, और ये हिमाचल से निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, फिर गंगानगर, और गंगानगर से पाकिस्तान में जाती है जो भी भारी बारिश होती है ना तब, वरना ये गंगानगर या हनुमानगढ़ है ना वहां पे आके और ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जो दे रखा है वो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं दे रखी हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमि जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि उद्देश्य है ना वो पूरे होते हैं। ये उद्देश्य आप है ना एक बार याद रखना कि अपन नदियों पे अगर बांध बनाते हैं ना इनसे अपन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो आप याद रखना। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य एक नहीं है उनको बनाने का, उनका उद्देश्य बहुत है। तो बहुत होने के कारण ये हो गया आपकी बहुउद्देश्य परियोजनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये क्वेश्चन है ना ये भी पूछा हुआ है, लेकिन आप इसको याद रखना कि आधुनिक भारत है ना उसके मंदिर किसको कहा गया है, तो वो आपके कहा गया है कि राजस्थान की जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं है ना उनको कहा गया, भारत की बोला है। भारत की जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं थी ना उनको बोला गया। किसने बोला है? ये बोला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं कौन कौन सी? चंबल, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सारी की सारी जो आपकी आती है ना ये राजस्थान की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना ना उसके अंतर्गत आती है। उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चंबल परियोजना के बारे में कि चंबल परियोजना में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहली बात कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश है ना उन दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवार सागर, कोटा बैराज, ये आपके बांध है ना इस नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, इनमें से गांधी सागर जो बांध है ना वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मतलब मैंने आपको गांधी सागर बताया, फिर राणा प्रताप सागर बताया, फिर कोटा बैराज, जवार सागर और फिर कोटा बैराज ऐसे बताया। तो इसके अंदर जो आपका गांधी सागर बांध है ना वो आपका एमपी में बना हुआ है, बाकी के जो 3 है ना वो आपके राजस्थान में बने हुए हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में आपका राणा प्रताप सागर बांध है ना वो बना हुआ है। ठीक है, कोटा जिले में आपका जवार सागर और उसी के अंदर आपका कोटा बैराज।
कोटा के अंदर दो बने हुए हैं, एक आपका जवाहर सागर बना हुआ है, एक आपका कोटा बैराज बना हुआ है। लेकिन आपका राणा प्रताप सागर अगर पूछा जाए तो वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की जो सुविधाएं है ना वो प्राप्त होती हैं। दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आपकी जो चंबल नदी ऐसे आती है ना, उस पे आपका गांधी सागर बन गया, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये आपके बांध है ना वो इसके ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए ना तो आता है आपका माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, उसके अंदर क्या दे रखा है कि बांसवाड़ा के अंदर है, दूसरा माही नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। तो माही परियोजना ना, माही बजाज सागर परियोजना, पहली बात तो ये है कहाँ पे, तो ये बांसवाड़ा में। कौन सी नदी के ऊपर है, माही नदी के ऊपर है। तो इसमें दे रखा है कि राजस्थान और गुजरात है ना, उन दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्य इसके अंदर ना सिंचाई और जल विद्युत पेयजल की जो उपलब्ध है ना, मतलब दोनों राज्यों को सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की जो सुविधा है ना वो यहाँ पे उपलब्ध होती है। ये आपकी माही बजाज सागर बांध है। यहाँ पे देखो राणा प्रताप सागर बांध है, उसकी पिक दे रखी है, और यहाँ पे आपका माही बजाज सागर बांध है ना, उसकी पिक यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद चलते हैं अपन बिसलपुर परियोजना के बारे में। बिसलपुर परियोजना में क्या दे रखा है कि राजस्थान का जो टोंक जिला है ना, उसके टोडाराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी के ऊपर इस परियोजना का निर्माण हुआ है। तो कौन सी नदी पे हुआ है, कौन से जिले के अंदर है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई, पेयजल, ये सब उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना से आपका जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, दौसा, डीडवाना, कुचामन, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, इन सब को पेयजल की जो आपूर्ति होती है ना वो आपकी बिसलपुर डैम से ही होती है। ये यहाँ पर देखो बिसलपुर बांध की पिक यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे पेयजल की जो सुविधा जो मिलती है ना इन डिस्ट्रिक्ट को, वो आपकी बिसलपुर जो डैम है ना वहीं से मिलती है। उसके बाद आपका आता है सरदार सरोवर परियोजना। इनके बारे में देखो डिटेल इतनी नहीं दे रखी क्योंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, तो आपको ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। ये सारी चीजें आगे की जो बुक्स आएंगी ना उसमें अपन को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ इनको ये देखो कि हाँ अपना जो बेसिक है ना वो चीजें कवर हो रही है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। सरदार सरोवर जो परियोजना है ना वो आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण गुजरात में जो नर्मदा रिवर है ना उसके ऊपर हुआ है। पश्चिमी राजस्थान है ना अपना, दक्षिण पश्चिम भाग, उसके अंदर आपको सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलती है। ये देखो यहाँ पे ये आपका जो जालौर वाला और बाड़मेर वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये, बाकी अभी तक और आगे नहीं है। ये जालौर और बाड़मेर तक ही आई है ये परियोजना, उसके बाद में नहीं आई है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है ना, उसमें ये 2 जिले अभी तक इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद आपका आता है अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर। अन्य परियोजनाएं हैं देखो, पाली जिले के अंदर आपकी एक जवाई नदी पर जवाई बांध जवाई परियोजना जो जवाई नदी पर है, और जवाई नदी आपकी लूणी की सहायक नदी है। उसके बाद डूंगरपुर जिला, उसमें सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछी हुई है। सोम कमला अंबा जो परियोजना है ना, ये आपके सोम नदी पर है और डूंगरपुर में है, और सोम नदी आपकी माही की सहायक नदी है। उदयपुर जिले के अंदर मानसी और वाकल परियोजना, मानसी और वाकल 2 नदियां हैं, उनको जोड़ा गया है और वो परियोजना बनाई गई है जो आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रतापगढ़ जिला है ना, उसके अंदर जाखम नदी पर जाखम परियोजना, जाखम नदी है ना वो भी आपकी माही की सहायक नदी है, और जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में जाखम बांध परियोजना वो बनाई गई है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना एक सबसे प्रमुख है कि भाई अगर जल का आपको संरक्षण करना है ना तो बांध बनाओ, तो जो वरना जल आएगा नदी में जाएगा और सीधा डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, या तो भूमिगत हो जाएगा या फिर आपका समुद्र में जाके मिल जाएगा, तो उस जल का कोई यूज नहीं रहेगा। तो बांध बनाओ और पानी को रोको। उसके बाद दे रखा है आपके राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचय। झीलों के बारे में यहाँ दे रखा है, राजस्थान में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत पाए जाते हैं। पारंपरिक जल स्रोत वो होते हैं जो पुराने हैं पहले के, जिसमें जल को सहोज कर मतलब सहेज कर रखा जाता था कि यहाँ पे बारिश आ गई, जल को रोको, फिर आगे जब बारिश नहीं आएगी तो इस जल को अपन काम में लेंगे। उसमें देखो आपको कुएं आते हैं, बावड़ी, जोहड़, टांके, खड़ीन, ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी आपकी पारंपरिक है ना जो चले आ रहे हैं वो है यहाँ पे। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचय और जल संरक्षण में अनेक कार्य करवाए हैं। राजा महाराजाओं ने झीलें बनवाई हैं, डैम बनवाए हैं, बहुत सारे काम इसमें किए थे जल संरक्षण में। तो ये जो आपका अगर पूछे ना, आपको ये यहाँ पे पूछ सकते हैं कुएं, बावड़ी, जोहर, टांके और खड़ीन, ये मतलब आधुनिक में आते हैं या पारंपरिक में आते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पारंपरिक में आते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो आपका आता है ना वो आता है उदयपुर की झीलें। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा झीलें हैं,
उसके अंदर देखो क्या दे रखा है कि उदयपुर के अंदर 14वीं से 19वीं शताब्दी तक ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली है ना उसका विकास हुआ। यानी यहाँ के शासकों ने पिछोला झील बनाई, उदय सागर बनाई, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर आदि झीलों का निर्माण करवाया। इन झीलों का नाम याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर ये सबको पता है, लेकिन गोवर्धन सागर, रंग सागर और स्वरूप सागर इन तीन का नहीं पता है तो आप झीलों का नाम जरूर याद रखना, मैच करवा सकते हैं आपसे। यहाँ पे दरअसल नेहरू द्वारा इन झीलों को आपस में जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है। जैसे पिछोला और फतेह सागर आपको पता है दोनों जुड़ी हुई हैं, और भी झीलें हैं जो काफी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि झील बहुत ज्यादा है उदयपुर में, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद दे रखा है आपका राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं ना उनके बारे में दे रखा है। यहाँ देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है आपका जैसमंद झील। जैसमंद झील का निर्माण है ना मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 के बीच कौन सी नदी पर, गोमती नदी है ना उसके ऊपर करवाया था। यानी गोमती नदी जा रही थी, गोमती नदी को रुकवाया और उसके ऊपर आपकी जैसमंद झील है ना उसका निर्माण करवा दिया। महाराणा जय सिंह ने करवाया था, और ये कब करवाया था, 1687 से लेके 1691 ईस्वी तक। ये यहाँ पे याद रखना। ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। इसने विश्व की दे रखा है इस एनसीईआरटी में कि विश्व की सबसे बड़ी जो है ना मानव निर्मित झील है ना वो इसको यहाँ पे माना गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपकी आती है पुष्कर झील। अजमेर की धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है कहाँ पे, तो ये अजमेर के अंदर है। और पुष्कर झील है ना एक धार्मिक महत्व के रूप में अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आना सागर झील आती है, वो भी आपकी अजमेर के अंदर है। उसके बाद जो झीलें आती है ना वो देखो दे रखी है, नक्की झील दे रखी है। और नक्की झील आपकी कहाँ आती है, नक्की झील आपकी सिरोही के अंदर माउंट आबू स्थित है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है ये नक्की झील। जैसे राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकीपाल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो अन्य झील दे रखी है, बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर, ये सारे के सारे आपकी दे रखे हैं जोधपुर के अंदर। ये देखो जोधपुर यहाँ है, बालसमंद आ जाए, कायलाना आ जाए या उम्मेद सागर आ जाए, ये सारे के सारे आपकी जोधपुर के अंदर है। गढ़सीसर जो दे रखा है ना ये आपका दे रखा है जैसलमेर के अंदर। देव सागर झील डूंगरपुर, यहाँ मैप में देखो ये रहा डूंगरपुर, यहाँ दे रखा है। कोलायत जो दे रखा है वो है बीकानेर, ये देखो मैप में ये रहा बीकानेर। सिलीसेट दे रखा है अलवर में, अलवर देखो आपका ये रहा मैप में, इधर देखो ये रहा मैप के अंदर आपका अलवर। तो यहाँ पे आपकी सिलीसेट दे रखी है। तो ये सारी झीलें हो गई, और आपके नक्की झील, राजसमंद झील, आना सागर, पुष्कर और जयसमंद झील हो गई। उसके बाद आपकी जो चीजें दे रखी है ना वो दे रखी हैं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। ये जो अपन ने पढ़ी थी ना वो सारी की सारी मीठे पानी की थी। अब आती है राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है आपकी सांबर झील। सांबर झील देखो जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन है ना इसके मध्य स्थित है। यानी इधर जयपुर आ गया, इधर आपका डीडवाना कुचामन आ गया, और यहाँ आपका आ गया अजमेर। तो इसके बीच में जो एरिया है ना यहाँ पर आपकी सांबर झील है ना वो स्थित है। उसके बाद आती है आपकी पचपदरा झील, ये आती है आपकी बालोतरा में। ये यहाँ पे बालोतरा है, पहले ये बाड़मेर में थी, अब नया डिस्ट्रिक्ट अगर बालोतरा बन गया तो ये पचपदरा झील है वो कहाँ चली गई, बालोतरा में चली गई। फिर आता है आपकी डीडवाना कुचामन, जो आपको पता है कि डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है। उसके बाद आती है लोनकरणसर झील, और ये आती है आपकी बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर आपकी मीठे पानी की झील है ना वो कोलायत वो भी है, और जो लोनकरणसर झील है ना वो भी आपकी बीकानेर के अंतर्गत आती है। फिर आती है आपकी पोकरण झील, पोकरण झील है ना वो आती है आपकी जैसलमेर के अंदर। उसके बाद आती है फलोदी, फलोदी वाली झील है ना पहले वो जोधपुर में आती थी, लेकिन अब जो नया डिस्ट्रिक्ट फलोदी खुद बन गया तो ये फलोदी जो झील है ना वो खारे पानी की वो आपकी फलोदी के अंदर ही है। यहाँ पे ये सारे के सारे झीलें हैं ना वो आपकी दे रखी हैं, खारे पानी की झीलें दे रखी हैं। उसके बाद दे रखा है जल संरक्षण, कि जल संरक्षण करना है तो कैसे करते हैं। देखो राजस्थान में एक कहावत है, वो यहाँ पे दे रखी है कि घी ढूंढे तो मारो कुछ नहीं गयो, पानी ढूंढे तो मारो सब कुछ गयो। मतलब यहाँ पे घी गिरने को या घी मतलब ढूंढने को या गिरने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। यहाँ पे पानी अगर गिर जाए ना तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तभी बोलते हैं कि जल बचाओ, पानी बचाओ। मतलब जल संरक्षण के बारे में यहाँ पे पहले से ही चीजें चली आ रही। जो मैंने आपको पारंपरिक स्रोत बताया था ना, खड़ीन, टांका, कुआं, तालाब, वो सारे के सारे वो आज के नहीं है, वो बहुत पुराने इसमें मतलब कई सालों से वो चीजें अपने यहाँ पे राजस्थान में चली आ रही हैं। इसमें दे रखा है कि जल संरक्षण हमारा प्राथमिक दायित्व है। बिल्कुल, प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। जलाशय में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट आपको स्नान नहीं करना चाहिए। लोग कहीं भी घूमने जाते हैं वहां पे साबुन वाबुन लेके, तौलिया लेके बैठ जाते हैं,
और नदी हो, झील हो, कोई भी हो, वहां पे अपना काम करने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पूरा मतलब रगड़ रगड़ के नहाते हैं, उससे जो पानी है ना वो दूषित होता है। तो ये काम अपन को नहीं करना चाहिए। उसके बाद जल संचय, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग, वृक्षारोपण है ना उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये सारी चीजें आपके जल संरक्षण ना उसके अंतर्गत करनी चाहिए। उसके बाद दे रखा है आपका जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें। पारंपरिक तकनीकें हो गई, अब आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी होती हैं, जैसे बूंद बूंद सिंचाई करनी है या फव्वारा सिंचाई, एनीकट, एनीकट का मतलब डैम होता है, रूफ टॉप जल संचय, मतलब ऊपर से जो पानी आता है ना आपके छतों पे, बारिश में छतों में भर जाता है, उसको आप कोई ना कोई टैंक या टांका कुछ ऐसा बनाओ ताकि वो उसमें जा पाए। वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत जरूरी है। रूफ टॉप जल संचय में वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं और टैंक में एकत्र करना, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत कर दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट आप ना उसको भूमि में पहुंचा रहे हो, ट्यूबवेल के जरिए पहुंचा रहे हो, किसी भी तरीके से पहुंचा रहे हो। ये सारी चीजें है ना वो आधुनिक तकनीक है ना जल संरक्षण की उसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो आपका दे रखा है वो दे रखा है कि पारंपरिक जल संरक्षण एवं शब्दावली, यानी पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय में टांका, खड़ीन, जोहड़ ये बनाए जाते थे, और ये सारे के सारे आपके पारंपरिक है ना उसके अंतर्गत जल संरक्षण में आते थे। अब यहाँ पे कुछ शब्दावली दे रखी है, देखो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको फोकस करने की बिल्कुल जरूरत है। यहाँ पे जो शब्दावलियां दे रखी है ना उसमें दे रखी है सबसे पहले भूगर्भिक, भूमि के अंदर का जो होता है, भू के गर्भ में जो होता है वो भूगर्भिक। अपवाह, नदी जल है ना उसका बहना या उसका प्रवाह करना। टाका क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में घर में बनाई गई कुंडनुमा संरचना, पश्चिमी राजस्थान में जो कुंड बनाते हैं ना उनको टाका बोलते हैं। अपने मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। खड़ीन क्या होता है, कृषि हेतु जल संरक्षण की संरचना, ये भी आपके पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ही है, खड़ीन। उसके बाद जोहड़ आता है, वर्षा जल रोककर भूजल स्तर बढ़ाने हेतु, मतलब वर्षा जल को रोका जाता है, ये पक्के नहीं होते, मतलब पक्के बनाने लग गए लेकिन पहले पक्के नहीं होते थे, तो इससे है ना भूमिगत जल स्तर होता है ना वो भी इससे इंक्रीज होता था। फिर आता है आपका संरक्षण, सुरक्षित रखना या रख रखाव करना, ये सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे क्लास 6 का जो अपना चैप्टर 7 है ना जल संरक्षण वाला, अपवाह तंत्र वाला, वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए।